हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे, है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब कि हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले, लिखने से पहले तो ये जानना होगा कि ये है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, ये तो जानना होगा ना। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि पहले समझना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। पहले किसको समझेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ये किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स मौजूद हैं, जो एटम्स उसमें हैं, उनके एग्जैक्ट नंबर को बताता है। जैसे अगर आपने लिखा H2O, तो इसमें क्या है? एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। तो ये क्या बताएगा आपको कि मॉलिक्यूल है एक H2O। उस H2O मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने हाइड्रोजन या कितने ऑक्सीजन है। मींस इट इज गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। आपने लिख लिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या है? एक कैल्शियम, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन। So this is giving you the exact number of the atoms, whereas empirical formula is giving you the simplest ratio of the atoms। कि कोई एटम का कितना पार्ट, किसी एटम ने किसी दूसरे एटम के साथ जब रिएक्ट किया, उसके साथ कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना उसका, यानी सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिला है उसका, इसके बारे में बताता है कौन? एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर। ये याद रखना, सिंपलेस्ट रेशियो है किसमें? होल नंबर। ऐसा नहीं कि उसको डेसिमल में लेकर आ रहे हैं हम लोग, है ना, या फ्रैक्शन में कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम लोग इसको और इसको अगर कंपेयर करें, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, लेट इट बी, आपने मान लिया ले लिया है C2H4, दैट इज इथेन, इथीन, ठीक है। अब ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें आपको ये बताया गया है कि इसमें दो कार्बन एटम और चार हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। अब इसके सिंपल रेशियो में आते हैं, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर इसका लिखना हो तो क्या करना है ना, इस नंबर को और इस नंबर को देखना है डिवाइड करके कि ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब क्या करते हैं, तो C, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं C1 2 2 4 यानी H2। दिस विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर C2H4। सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, इससे ज्यादा सिंपल तो इसको नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे आप इथेन लेते हैं, तो इथेन के लिए आपने जैसे लिया क्या? C2H6। तो ये क्या होगा? 2 3 6 मींस C1H3, है ना। और अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया है क्या? C6H12O6 ग्लूकोज। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें आपको ये बताया गया कि द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज contains 6 atom of carbon, 12 atom of hydrogen and 6 atom of oxygen, 6 atom of carbon, 12 atom of hydrogen and 6 atom of oxygen, है ना। लेकिन अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में लेकर चलना चाहें तो क्या लिखेंगे? C1 6 2 12 H2O1। ये क्या है? ये है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, आसान बात समझ में आनी चाहिए।
छोटी सी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। तो अभी इसमें क्या है ना, हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे ना भाई कि ये है क्या। अब एक चीज को आगे बढ़े उससे पहले एक चीज आप देखें, अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी तरह से दिया हुआ है, आपको ये मालूम है, अगर ये मालूम है कि ये क्या क्या है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम है, दिया हुआ है और इसके बारे में आपसे बात की गई है, तो क्या करता है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, सॉरी 6 से, तो हमको वापस ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है ना, ये इसलिए करके दिया गया, ये इसलिए किया गया ताकि आप ये समझें कि कहने का क्या मतलब है कि अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, कि अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। मतलब क्या है कि यही जो नंबर होता है ना, ये नंबर कहलाता है n। कुछ नाम नहीं दे रहे, सिर्फ ये n हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर मिला, हम लोग कह सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर गिव्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, एक पर्टिकुलर नंबर से, तो वो क्या देगा हम लोगों को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा, क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। जहां n क्या है, n एक इंटीजर, कैसे कैलकुलेट होगा, n कहां से आएगा, ये भी हम लोग देख लेंगे अभी जल्दी से। अब इस n के साथ एक चीज और ध्यान रखना कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला, जैसे हम लोगों ने लिया था अभी C2H6, लेट्स कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर वेट ऑफ C2H6, कितना हो जाएगा, 2 into 12 प्लस 1 into 6 मीन्स 24 प्लस 6 मीन्स 30। अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखे हम लोग, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, CH3 C1H3, तो क्या हो जाएगा 1 into 12 प्लस 1 into 3 मीन्स 12 प्लस 3 15। मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है हम लोगों को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप इस 15 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। कहने का क्या मतलब है, ये क्यों किया गया है, ये क्यों बताया गया है कि जिस रेशियो में एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, चेंज करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, जिस रेशियो में, कहने का जिस नंबर्स के साथ, जिस रेशियो में एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज करेगा, इन द सेम रेशियो द एम्पिरिकल वेट विल चेंज। जैसे मोलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, उसी तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए एम्पिरिकल वेट बोल रहे हैं। तो जिस रेशियो में एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज करेगा, उसी रेशियो में एम्पिरिकल वेट भी चेंज करेगा। यानी आप एक और फॉर्मूला नोट कर सकते हैं कि मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल वेट। दीज टू फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला आपको एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जरूर नोट करके रखें, है ना, ताकि आप इसको कैलकुलेट कर पाए। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, तो अभी जैसे आप मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया, अब फॉर्मूला लिख लिया है तो जरूरी है ना। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड having molecular weight 45, molecular weight आपको 45 दिया हुआ है।
कंपाउंड है जो मॉलिक्यूलर वेट 45 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखते हैं हैज मॉलिक्यूलर वेट 45 हैविंग empirical formula molecular weight 45 CHO2, ठीक है। एक कंपाउंड माना गया जिसका मॉलिक्यूलर वेट 45 है। इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है CHO2, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ, देखो ऐसा है कि आपने पढ़ा है, अगर आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंपाउंड्स में वो टेबल बना करके आपको दिया गया होता है, तो वो भी देखेंगे हम लोग, है ना, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू लिख रहे हैं क्या, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या करें, इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, n नहीं मालूम है, n तो क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे सिंस मोलर वेट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल वेट। मोलर वेट तो मालूम है ना, बात रह गई किसकी, इंपेरिकल वेट की। तो इंपेरिकल वेट की बात है, तो इंपेरिकल वेट कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे मोलर वेट निकलता है। तो इंपेरिकल वेट यहां से, कार्बन क्या होता है, यहां लिखते हैं, कार्बन क्या होता है 12, हाइड्रोजन क्या होता है 1, ऑक्सीजन क्या होता है 16, मतलब कितना हो जाएगा ये CHO2, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 32, 33, 45, यानी इंपेरिकल वेट आपको कितना मिला 45। मोलर वेट कितना दिया हुआ है 45 इज इक्वल टू n इंटू 45, यानी n इज इक्वल टू आपको मिलता है 1। n मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, n मिल गया तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n1 इंपेरिकल फॉर्मूला CHO2 मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रह जाएगा हमारा CHO2। तो ये तो क्या है 45 रह गया, तो वही मिल गया, इसमें भी पॉसिबल, या कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू, प्रोसेस कॉन्सेप्ट यही है, वैल्यू यहां कुछ भी मिल जाए, यहां फॉर्मूला कुछ भी मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस है ना, कॉन्सेप्ट ऐसे कैलकुलेट होगा, इस तरह से निकालेंगे। एक फॉर्मूला आपको मैं और बताना चाहूंगा, मॉलिक्यूलर वेट को ही लेकर, चूंकि मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, तो क्या कि मॉलिक्यूलर वेट का एक टर्म से लेना देना है जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी, और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कहीं भी वेपर डेंसिटी, इस कंडीशन में जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट आप पढ़ रहे हो, कहीं भी अगर आपको वेपर डेंसिटी लिखा हुआ मिल जाता है, आप समझ लो कि बात हो रही है किसकी, मोलर वेट की। जैसे सेम क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, सिर्फ वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि कंपाउंड हैज मोलर वेट 90, ठीक है, मोलर वेट क्या कर लिए 90 कर लिया, ठीक है। हैविंग इंपेरिकल फॉर्मूला, वही क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला CHO2, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां मॉलिक्यूलर वेट पिछले में लिया था हम लोगों ने, यहां रख लेते हैं वेपर डेंसिटी, है ना, क्या रख लिए वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी, मैंने बोला वेपर डेंसिटी कहने का मतलब है कि मोलर वेट आपको समझ जाना है, आप समझ जाओ कि बात मॉलिक्यूलर वेट की हुई है। तो सबसे पहले तो इसी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मोलर वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होता है क्या 2 इंटू वेपर डेंसिटी मींस 2 इंटू 90 मींस मोलर वेट इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को 180। अब मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, इंपेरिकल वेट यहां से कैलकुलेट करेंगे, आप प्रोसेस समझो, आप बनाओ, है ना।
मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, इंपीरिकल वेट हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट और इंपीरिकल वेट का फॉर्मूला यूज करके एन कैलकुलेट करेंगे। एन कैलकुलेट करने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला से क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेंगे। आसान है, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसी तरह का। अगर है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको बताया पहले भी, हर वीडियो में बताया है, लिंक दिया हुआ होता है, आप लिंक से भी आ सकते हैं, लिंक से जुड़ सकते हैं मुझसे आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए, किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए, है ना। आइए अब वो बात करते हैं जो एक्चुअली आप टेक्स्ट बुक्स में देखते हो, है ना, वो टेबल बना बना करके। तो हम लोग टेबल नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधा सीधा स्टेप देखेंगे कि किस तरह से बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान होगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक कंपाउंड है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे, एक कंपाउंड है जिसमें जो एलिमेंट्स मौजूद है वो है कार्बन। आपको परसेंटेज दिया हुआ होता है, परसेंटेज बाई मास दिया हुआ होता है, ठीक है। तो कार्बन आपको दिया हुआ है कितना, 40%। कार्बन कितना दिया हुआ है, 40%। क्वेश्चन ले रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक से 40%। इसके अलावा आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन 6.7% और आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन 53.3%। 53.3%। आप एक चीज देखना, जब ये जो मास दिया हो रहा है ना, ऑलमोस्ट 100 के आसपास परसेंटेज में मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा 100 में ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसीलिए ये आपको 100 के आसपास हमेशा मिलता है। तो अब इसमें क्या करना है, हम लोग स्टेप से चलते हैं, वो टेबल नहीं बनाते, या टेबल बना देते हैं, स्टेप देख लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले इन सबको आप समझ लो कि चूंकि परसेंटेज बाई मास है तो आप समझ लो ये ग्राम में है, ठीक है ना। टेबल आप इस तरह से बनाते हैं, अगर टेबल बनाना होगा तो आप टेबल इस तरह से बनाते हैं, यहाँ एलिमेंट लिखा हुआ होता है, यहाँ जो दिया हुआ है परसेंटेज, यहाँ एलिमेंट, यहाँ परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है। परसेंटेज बाई मास जो दिया हुआ है उसके बाद आपको क्या करना है, यहां तक तो क्वेश्चन नहीं मालूम है क्या क्या दिया हुआ है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, परसेंटेज बाई मास 6.7 और ये 53.3। अब सबका क्या करना है ना, एटॉमिक वेट लिखना है। कार्बन 12, ये 153, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है 16, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपको मालूम है, ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको मालूम है, एटॉमिक वेट तो मालूम है। अब तीसरा जो कॉलम है इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल। देखो ऐसा ना, बहुत बार कई जगहों पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, लाइक आपको बोलेगा एटॉमिक रेशियो, तो एटॉमिक रेशियो बोले, नंबर ऑफ मोल बोले, बात वही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास, रेशियो ही निकल कर आ रहा है। तो यहां हम लोग क्या निकालेंगे, यहां निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, और उसके बाद लिखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, और यहां आपको मिल जाता है क्या, फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। यहां आपको क्या मिलता है, इंपीरिकल फॉर्मूला। उसके बाद फिर एन निकाला जाएगा। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए ये परसेंटेज देने के बाद आपसे कहा गया है कि आप क्या करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें। तो निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप, write the number, write the elements, write the percentage of mass which is given in the question, उसका एटॉमिक वेट लिख लीजिए। स्टेप नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर कार्बन, सबसे पहले आते हैं फॉर कार्बन, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, मास बाई एटॉमिक मास हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 3 36, 12 3 36, और बच गया 0 हो जाएगा, 12 3 36, 3.33, ठीक है। कार्बन अब निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन
क्या मिलेगा 6.7 अपॉन 1 इट मीन 6.7। अच्छा यहां इसको कैलकुलेट करेगा अप्रोक्सीमेशन चलेगा, राउंड फिगर, डेसिमल में तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे ना, तो राउंड फिगर वैल्यू चलेगा। ऑक्सीजन के लिए निकालें, फॉर ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 53.3 अपॉन 16, तो 54 53 16 3 जा 48 16 3 जा 48 यही 3.33 मिल जाता। ठीक है, अब क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, अभी आ रहा है। अब क्या करना है, आप अप्रोक्सीमेशन में ले आए हो, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखा हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन। अब इसमें से नेक्स्ट स्टेप जो है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो गया, अब सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है। सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे आएगा, जो सबसे छोटा है इसमें, आप और भी अगर कहीं कोई इक्वेशन बनाते हो तो आप जब नंबर ऑफ मोल निकालते हो तो नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद आप ये चेक करो कि इसमें सबसे छोटा कौन है। जो सबसे छोटा है उससे क्या करो ना, सबको डिवाइड करो। 3.33 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप फॉर कार्बन के लिए हो जाएगा क्या 3.33 अपॉन 3.33 यानी कितना मिला 1। उसी तरह से हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए क्या मिलेगा 6.7 अपॉन 3.33, ऑलमोस्ट 2 मिलेगा, ऑलमोस्ट, तो ये लगभग 2। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए क्या मिलेगा 3.33 अपॉन 3.33 यानी ये भी 1। यानी सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन के लिए आपको मिलता है कितना, यहां भी लिख लेते हैं ना, 3.33 नंबर ऑफ मोल मिला, 6.7 नंबर ऑफ मोल मिला, 3.33 मिला। सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन के लिए 1, ये 2 और ये 1। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक के बाद अब क्या करेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कार्बन के लिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिला 1 मिला, C1। हाइड्रोजन के लिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिला 2 मिला, तो क्या लिखेंगे H2। ऑक्सीजन के लिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिला 1 मिला, तो क्या लिखेंगे O1। मींस आपको मिलता है CH2O। ये है इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इंपीरिकल फॉर्मूला मिल गया, आपको कहा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए। इंपीरिकल फॉर्मूला तो मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए, करना तो होगा, है ना। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि एक चीज क्वेश्चन में दी हुई हो, वो क्या, मॉलिक्यूलर वेट, वो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। ठीक है, सपोज कि आपको जब ये क्वेश्चन दिया गया कि ए कंपाउंड हैज कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3% हैज मॉलिक्यूलर वेट, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा गिवन, क्या मॉलिक्यूलर वेट। इसी क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं 60, कितना 60। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। अब क्या करना है, क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। उसके लिए चाहिए n, उसके लिए क्या चाहिए n, तो n इज इक्वल टू लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट। आपको सर ये फॉर्मूला तो नहीं बताया, बताया ना पीछे, क्या कि हमने बताया ना मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू इंपीरिकल वेट होता है, तो n इज इक्वल टू इसको यहां लिया है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, इंपीरिकल वेट निकालते हैं यहां से। कार्बन कितना 12 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस 16, 60 to 18 प्लस 12 30, यानी ये कितना मिला 30, मींस कितना मिलता है 2, n मिल गया 2। अब निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपीरिकल फॉर्मूला, है ना। तो n कितना मिला 2 इज इक्वल टू ये है CH2O है, तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू कार्बन यानी C2, 2 इंटू 2 हाइड्रोजन तो H4, 2 इंटू ऑक्सीजन तो O2।
ठीक है, ये है हमारा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर चेक करना चाहे कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही आया या नहीं आया, चेक करना चाहते हैं अगर आप, तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे? मॉलिक्यूलर वेट हमको कितना दिया हुआ था? 60 दिया हुआ था हमको। हम लोगों के पास मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है ना? ये आपको 60 दिया हुआ है, तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो। ये कितने के इक्वल आना चाहिए? 60 के इक्वल आना चाहिए। तो कैलकुलेट करते हैं। कार्बन 2 तो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन 4 तो 4 into 1 प्लस ऑक्सीजन 2 यानी 2 into 16, सॉरी हाँ, तो कितना हो गया? 24 प्लस 4 प्लस 32, तो 32 प्लस 4 36, 24 प्लस 36 इज इक्वल टू 60। आपका मॉलिक्यूलर वेट इसका कैलकुलेट करने पर आपको सही सही मिलता है, जितना यहां मिलता है, जितना यहां क्वेश्चन में दिया हुआ था। मतलब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कैलकुलेट किया हुआ है ये क्या है? सही है। ठीक है, आसान है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना। तो आप कैलकुलेट करें, है ना, जहां से भी मिलते हैं, जो भी आपके पास है, जो भी टेक्स्ट बुक है, कोई भी क्वेश्चन आप बनाएं। अगर किसी भी तरह की परेशानी आपको आज की थ्योरी में भी है, या आप कोई भी वीडियो हमारे विजन शिक्षा पर देखते हैं, तो अगर आपको किसी तरह की परेशानी किसी भी वीडियो से होती है, आप उसमें कमेंट जरूर करें, आप जरूर पूछें कोई भी परेशानी हो, या आप अगर क्वेश्चन बना रहे हो, आपको कोई परेशानी आती है, आप उस क्वेश्चन के साथ कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ होता है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ होता है, आप काइंडली वहां से जुड़े, आप क्वेश्चंस को पूछें, जरूर जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा आपको उन क्वेश्चंस के जवाब जरूर दिए जाएंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। गुड लक।